आवाज आ रही सबको बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट है बोलो। सर, वेसिकल्स का लोकेशन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लोकेशन क्या होता है? इस वेसिकल्स कहाँ पे होते हैं वो बता। वो बीच बीच में मिलता है वेसिकल्स, है ना, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, बीच बीच में हो, क्योंकि ये स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हो, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बीच बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। मेनली तुमको साइड साइड में दिखेगा, जैसे उसका वेजिकल का काम क्या, ट्रांसपोर्ट करवाएगा, बाद में देखेंगे अपन। तो ये मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन देख रहे हैं, ऐसा करके मान लो कि ये है आपका, तो एंड एंड पे ऐसे ऐसे करके आपका वेजिकल्स ऐसे प्रेजेंट होता है। आई बात समझ? यस सर। कहाँ तो तक देख लिया था? क्या? राइबोसोम्स भी ऊपर होते हैं तो फिर पता कैसे चलेगा? कौन राइबोसोम्स के ऊपर होते हैं? मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं ना राइबोसोम, हाँ, तो फिर वो वेसिकल्स होंगे, वो हमें पता कैसे चलेगा? दोनों का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट है, राइबोसोम और इसका वेजिकल्स का, समझा? यस सर। हाँ, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। कहाँ तक देख लिया था हमने? ये सब देख लिया था हमने, है ना? Yes, ये sir. तीन होते हैं इसमें, सिस्टर्ने, वेजिकल, टिब्यूल, से सब देख Difference लिया था हमने। between smooth endoplasmic reticulum and rough. ये हो गया था या देख रहे थे अपन? देख लिया था ये भी, है ना? हाँ, ये देख लिया था। हाँ. हाँ, यहाँ पे ये भी देख लिया था हमने। ठीक है, Yes. डायग्राम बता दिया था ना? हाँ सर, बता दिया था। यहाँ से देखना था हमें मॉडिफिकेशंस हाँ. ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ना, मॉडिफाई हो जाता है कहीं कहीं पे, और वो दूसरा काम करता है अपना। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन मतलब मान लो ये हाथ है, इसमें कुछ और लगा दिया तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो अपन देख रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो पहला क्या आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर। ये कहाँ मिलता है आपका? आपका जब मसल आप पढ़ोगे ना, मसल चैप्टर पढ़ाओगे जब, स्केलेटल मसल है ना, कार्डियक मसल, वहां पे यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऐसा समझो, मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको क्या बोल देता है बेटा अपन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात समझ? जल्दी बोलो। मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसी को क्या बोल देते हैं अपन? बोलो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर्स इन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल। आप जानते हो ना, तीन टाइप के मसल होते हैं, पढ़ा है? Yes, sir. एक जो हमारे बोन, ये जो बोन से अटैच है मसल आपका, जैसे बोन है, बोन नीचे ऊपर में मसल अटैच है, उसको बोलते हैं स्केलेटल मसल। जो आपके हार्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल, है ना? तो यह आपका जो स्केलेटल और कार्डियक मसल होता है ना, सीधी सिंपल सी बात है कि सर मसल में जो मिलेगा ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी को अपन क्या बोल देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे उसका काम क्या है? वहां पे स्टोर करता है कैल्शियम को। और आप जानते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए किसकी जरूरत होती है? किस आयन की? कोई पूछे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन हेल्प करता है, तो क्या बोलोगे? कैल्शियम आयन, है ना? तो जब भी आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर क्या स्टोर करके रखा हुआ है? कैल्शियम। जैसे ही इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, यह कैल्शियम यहाँ से बाहर निकला और हमारे मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्लियर है? चलिए बताओ। Yes, sir. जैसे देखो, ये हाथ है, इसमें हाथ में मसल है, आप ऐसे करो तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ, है ना? ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयंस। ठीक है, और एक कैल्शियम आयन कहाँ जमा रहता है मसल में? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्लियर है? बताओ। तो देखो, सार्कोप्लाज्मिक स्टोर्स कैल्शियम आयंस एंड एनर्जी रिच कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा किस फॉर्म में मिल सकता है? माइक्रोजोम्स। एक हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका माइक्रोजोम्स। दीज आर पीसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्म, मान लो ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, तब इसको क्या बोलने लगते हैं बेटा अपन? क्या बोलने लगते हैं? माइक्रोजोम। आई बात समझ? जल्दी बताओ। Yes. जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे पीस में बट जाता है, टूट जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रोजोम। माइक्रो मीन्स स्मॉल। दीज आर पीसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ एसोसिएटेड राइबोसोमल पार्टिकल्स, है ना? और ये कौन सा राइबोसोम है? मान लो यहाँ पे राइबोसोम था, यहाँ पे यह क्या हुआ? टूटा,
और इसके साथ साथ कौन, राइबोसोम से बाहर निकला। मतलब यह है पीसेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ राइबोसोम्स, ठीक है, कौन, माइक्रोसोम। These can be obtained by fragmentation and high speed centrifugation of the cell. अब मान लो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये छोटा छोटा पीस में कैसे बट गया, दो तरीके से बट सकता है। पहला तरीका क्या है बेटा, पहला तरीका क्या है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा तरीका क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। फ्रैगमेंटेशन समझते हो क्या होता है, जल्दी बताओ। यस सर, जो फ्रैगमेंटेशन, फ्रेगमेंट डिवाइड हो Yes, जाता sir. देखो ये मान लो एक होल स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैगमेंटेशन। देखो तो है। कितने टुकड़ों में बट गया, Fragmentation. 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके कितने कितने इसके कितने टुकड़े बन गए इसके, 5 5। इसी को बोलते हैं बेटा क्या अपन, माइक्रो। फ्रैगमेंटेशन। क्लियर है, फ्रैगमेंटेशन। और ये जो फ्रैगमेंटेड पीस है, जो छोटा छोटा पीस है, इसी को अपन माइक्रोजोम बोल देते हैं। दूसरा एक और मेथड है जिससे हम एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोटे छोटे पीस में बांट सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या है, देखो ये होता क्या है, आप ऐसे समझो इसको। आपने ये देखा है मिक्सर ग्राइंडर जूसर जो होता है, सबने देखा होगा, सबके घर में है, Yes. ठीक है। उसमें आप एक फ्रूट को डालते हो और डालने के बाद जब बटन प्रेस करते हो क्या होता है, बहुत तेजी से नाचना शुरू होता है, ऐसे ऐसे होता है, यस सर। वही होता है ना, जल्दी बताओ। हम्म। और जब वो नाचना शुरू करता है तो आपका फ्रूट जो आपने ऐसा डाला था वो पूरी तरह से क्रश हो जाता है, टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है, जल्दी बताओ। यस Yes. सर। एग्जैक्टली Yes, इसी sir. एग्जैक्टली इसी तरह सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन काम करता है ना। ये एक मशीन है, ऐसे राउंड मशीन होता है, उसमें कोई चीज को डालते हैं अपन, है ना, उसमें जैसे मान लो ऐसा है, ये राउंड एक मशीन होता है, इसमें ऐसे करके ट्यूब डालने के लिए रखा होता है, इसमें आप अपने कंटेंट को रख सकते हो जिसको भी रखना है, ऐसे एक ट्यूब बना होता है यहाँ पे, है ना। इसी ट्यूब में हम अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डाल देते हैं और इसको ऐसे ऊपर से शटर बंद करो और बटन प्रेस करो तो आरपीएम बोलते हैं, बहुत तेजी से नाचना शुरू होता है, इतना तेजी से नाचता है कि सब चीज को फ्रैगमेंट में बांट देता है, तोड़ देता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। आई बात समझ, जल्दी बताओ। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये तो फिर वो ब्लड में भी इस्तेमाल होता है ना सर, प्लाज्मा हाँ और हाँ उसको हाँ हाँ, बहुत जगह होता है Yes, sir. centrifugal। Red blood cells and plasma. हाँ हाँ, बहुत जगह होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, जहां पे भी आपको दो चीज को सेपरेट करना है ना, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, है ना। अब किसी चीज को देखो, आप ऐसे समझो, सिंपल सा लैंग्वेज में, एक मिट्टी हमने लिया और पानी में उसको डिसॉल्व कर दिया, क्या किया हमने, सॉइल को पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। Yes. यस हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, बहुत तेजी से उसको नचाना शुरू किया, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अभी रॉ लैंग्वेज में क्या समझो आप, यह बहुत तेजी से नाचना शुरू हुआ, मतलब बहुत स्पीड से हम इसको राउंड राउंड घुमाना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, जो भी उसमें मिट्टी था सब कहाँ जाके सेटल हो जाएगा, ग्राउंड लेवल। बॉटम में हो जाएगा ना। जो भी मिट्टी है सब कहाँ आके सेटल हो गया, बॉटम में, और जो पानी होगा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, होगा कि नहीं। यस तो जो भी Yes, चीज को sir. सेपरेट करना होता है ना बेटा, हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, प्रोटीन के सेपरेशन के लिए, आरबीसी के सेपरेशन के लिए प्लाज्मा से, जो भी चीज को सेपरेट करना है उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो, जो हेवी मटेरियल होगा वह नीचे सेटल हो जाएगा और जो लाइट होगा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, बोलो। Yes, yes, sir. हाँ, तो अब देखोगे तो इस दो तरीके से, सेंट्रीफ्यूगेशन से और फ्रैगमेंटेशन से, अपन पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, किसमें, पीसेस में। इसी को बोलते हैं, जब छोटा छोटा पीस बन जाता है तब इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, माइक्रोजोम। क्लियर है, सर। हाँ बोलो। सर वो फ्रेगमेंटेशन होता है तो मतलब कोई प्रेशर मिलता है ऊपर कि ऐसे ही हो जाता है, मतलब। प्रेशर बनता होगा फ्रैगमेंटेशन के लिए, ऐसा हाँ। कोई प्रेशर नहीं या बनता। फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर इनटू स्मॉलर फॉर्म्स, ठीक है, उसके लिए कोई प्रेशर नहीं। चलो आगे देखो। हाँ, अब आगे क्या लिखा हुआ देखो, दे डोंट एग्जिस्ट एज सच इन द लिविंग सेल, मतलब ये इसी फॉर्म में माइक्रोजोम क्या होता है, इसी फॉर्म में लिविंग सेल में नहीं होता है, ठीक है। इसको पहले फिर से जुड़ना होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। तो इसका यूज क्या है फिर माइक्रोजोम का, जब लिविंग सेल में रह ही नहीं सकता, इस फॉर्म में कुछ काम नहीं है, तो करता क्या है, साइंटिस्ट इसका इसलिए यूज करते हैं, साइंटिस्ट यूज्ड माइक्रोजोम फॉर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस स्टडी।
इन विट्रो समझते हो क्या होता है? In दो test tube. टर्म लिख लो। इन विवो मतलब इनसाइड बॉडी जब बनता है कोई चीज तो इन विवो बोलते हैं। लैब में हम टेस्ट ट्यूब में कुछ बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स लैब में, आउटसाइड द बॉडी कोई चीज बनाना। हमारे बॉडी में प्रोटीन बनना है कि नहीं अपने आप? जल्दी बताओ, बनता है ना? जी सर। उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इन विवो प्रोटीन सिंथेसिस, इन विवो प्रोटीन। लेकिन हम अगर उसी प्रोटीन को लैब में बनाए तो उसको क्या बोल देंगे? इन विट्रो। तो मैंने बोला माइक्रोजोम लिविंग बॉडी में ऐसा रह ही नहीं सकता है, तो साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों किया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से माइक्रोजोम क्यों बनाया? क्योंकि आपको अभी बताया इस माइक्रोजोम से कौन एसोसिएटेड है, देखो तो कौन है? राइबोसोम, राइबोसोम्स। है ना? Ribosomes. इसको लैब में क्या यूज किया इन्होंने? प्रोटीन बनाने में, इसीलिए माइक्रोजोम को प्रोड्यूस किया उन्होंने। क्लियर है बेटा? यस सर। सर हाँ। यस सर। अब आगे लास्ट इसमें फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या क्या है? क्या क्या बहुत ज्यादा काम है, बहुत ध्यान से देखो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, ये चारों को मिला के कौन सा सिस्टम बोलते हैं अपन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Endomembrane. एंडोमेम्ब्रेन। Membrane और ये system. चारों बहुत ज्यादा काम करता है, तो देखते हैं इसके फंक्शन क्या क्या। पहला काम मैकेनिकल सपोर्ट, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ अ सेल। एंडोस्केलेटन समझते हो? हमारे अंदर एंडोस्केलेटन किसको बोलते हैं? एंडोस्केलेटन हमारे अंदर क्या है? हमारा पूरा बोन्स। Skeleton. जो पूरा बोन है ना अंदर में, बॉडी के अंदर जो पूरा बोन है उसी पे ना पूरा मसल्स आपका बंधा हुआ है। जल्दी बताओ। यस सर। जो अंदर में बोन है उसी के ऊपर मसल अटैच है ना? तो आप बोन के कारण खड़े हो कि मसल के कारण? मेनली बोन आपको खड़ा रहने में। तो बोन को हम क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन, क्योंकि ये बॉडी के अंदर है। डायरेक्टली हम बोन को देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं? नहीं। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एंडो। एंडो मतलब इनसाइड, एंडोस्केलेटन। इसी तरह एक सेल का जो एंडोस्केलेटन होता है ना, अंदर से जो पूरा स्ट्रक्चर सेल का बनाता है, सपोर्ट जो बनाता है, वह कौन कौन बनाता है? इन सब के बारे में भी पढ़ना बाकी है। माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और साथ साथ एक और कौन है जिसके बारे में अभी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या बनाता है बेटा? सेल का एंडोस्केलेटन। और एंडोस्केलेटन का मतलब सिंपल सी बात है, हमारा एंडोस्केलेटन क्या करता है? हमारे बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है कि नहीं? तभी तो खड़े हो। और फ्रेमवर्क। हाँ, तो ये अभी क्या करेगा? सेल को क्या देगा बेटा? मैकेनिकल सपोर्ट। क्लियर है? यस क्लियर है? सर। दूसरा इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। अब एक वर्ड सुन लो, दो वर्ड। एक है आपका लिखा हुआ, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि अभी बेस बना रहे हैं, तो जो भी वर्ड्स है सबको आप लिख लोगे और याद रखोगे। जब दोबारा बताऊं तो याद आ जाना चाहिए कि हाँ इंट्रा का मतलब ये होता है। एक वर्ड है इंट्रासेलुलर, एक वर्ड है आपका क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। इंटरसेलुलर। अब देखो, एक सेल है बेटा ये, ठीक है? एक सेल के अंदर इस लोकेशन से एक चीज है, ये कोई मटेरियल है, इसको उठा के यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, ये यहाँ पहुंच गया। तो इस सेल के अंदर ही मूवमेंट हो रहा है ना, इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर, है ना? इंट्रासेलुलर मतलब इंट्रा मीन्स होता है विद इन सेल। एक सेल के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको बोलते हैं क्या? इंट्रासेलुलर। अब देखो, यह दो सेल है, एक यह एक यह। यहां से कोई चीज हमने यहां भेज दिया, है ना? अब एक सेल से किस में गया है? दूसरे सेल में। तो इसको बोलते हैं इंटर। इंटर मतलब क्या होता है? इंटर मीन्स होता है बिटवीन सेल्स। क्या होता है इंटर मीन्स? बिटवीन सेल्स। इंटर मीन्स बिटवीन होता है, मतलब बिटवीन कब होगा? जब दो चीज होगा तब होगा ना बिटवीन। जल्दी बताओ। यस सर। इतनी तो अंग्रेजी पढ़ी होगी, है ना? तो इंटर मतलब जब दो अलग अलग सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो बोलेंगे इंटरसेलुलर, और जब एक ही सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज आ रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो देखो, या किस चीज में हेल्प कर रहा है? इंट्रासेलुलर एक्सचेंज, एक ही सेल के अंदर इधर उधर सामान को करने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम। कंडक्टिंग सिस्टम जानते हो किसको बोलते हैं? कंडक्टिंग, यहीं से बेस बनाना है। कंडक्टिंग मतलब एक चीज को उठा के कहीं दूसरी जगह कंडक्ट करना, मतलब उसको लेके जाना। मान लो मैंने बोला एक वायर है, वायर है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ते हो, तो करंट में क्या है? एक वायर, मान लो कि नीचे से स्विच है, वहां से कनेक्ट है, वहां से लेके वहां तक करंट लेके गया, तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी करंट को क्या कर रहा हो? कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। लेके जा रहा है आगे। ठीक है? तो कंडक्ट करना मतलब ट्रांसपोर्ट करना, सिंपल सी बात। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स इंट्रासेलुलर कंडक्टिंग सिस्टम
ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब अभी तो पता है एक ही साइटोप्लाज्म में यहाँ से उठा के इस साइटोप्लाज्म से यहाँ फेंकना, इसको क्या बोलेंगे? इंट्रा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मे अकर थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज आल्सो कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से, है ना। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन सिक्रीट द मटेरियल्स आउटसाइड द सेल। देखो क्या है, पार्ट समझो। पहला तो मेन काम ये करता है, ये साइटोप्लाज्म है पूरा, यह एक ही साइटोप्लाज्म में यहाँ से उठा के मटेरियल यहाँ लाएगा, यहाँ से यहाँ लाएगा, तो इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। कभी कभी क्या होता है, यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो सेल है, सेल बॉल है, ऐसा करके, है ना, ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन है ना, जल्दी बताओ। सेल। यस सर। कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो किससे अटैच होता है, किससे अटैच होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल। तो देखो क्या किया, कोई सामान यहाँ से उठाया, ये इसको ऐसे ऐसे लेके आया, लेके आया, लेके आया, लेके आया, लेके आया, यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। सेल के बाहर। आई बात समझ? जल्दी बताओ। जी सर। तो वही लिख रहा है, एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन सिक्रीट द मटेरियल्स आउटसाइड द सेल। क्लियर है? यस चलो, सर। चलो अगला देखते हैं। तो काम हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दो काम देख लिया हमने। पहला क्या देखा बेटा हमने? पहला क्या देखा? मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा क्या देखा? इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। तीसरा देखते हैं अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताया था मैंने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं सर। जिसके सरफेस पे क्या अटैच हो? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स। आपको पहले से पता है, अगर राइबोसोम अटैच है तो क्या काम कर रहा होगा? पक्की बात, क्या बना रहा होगा? वही लिखा हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। कोई डाउट? ये राइबोसोम्स इस पे, मान लो रफ एंड इसी पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो यह जगह दिया कि नहीं कि यहाँ पे क्या बन सके? प्रोटीन। प्रोटीन है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। चलो अगला, लिपिड सिंथेसिस। अब याद रखने का, इसमें आपको याद क्या रखना है बेटा? कौन सा काम रफ का है और कौन सा काम किसका है? स्मूथ का। यही आपको डिफरेंस याद रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो पूछ लेगा क्वेश्चन में कि प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलोगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इसीलिए इस डिफरेंस को जहां जहां याद रखोगे। अगला फंक्शन क्या है इसका? लिपिड सिंथेसिस। लेकिन लिपिड सिंथेसिस कौन करता है? कौन वाला? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स में कौन कौन, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, फॉस्फोलिपिड्स हो गया, आर सिंथेसाइज्ड बाय अ ग्रैनुलर पोर्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक। अ ग्रैनुलर क्यों बोला? बताया था, क्योंकि वहां पे क्या एब्सेंट है? राइबोसोम्स। जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रैनुलर। जहाँ पे एब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? अग्रैनुलर। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बनाता है बेटा? लिपिड को। लिपिड। पूछ दे कि लिपिड इज सिक्रेटेड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत है कि सही है? सही। सही है? गलत है। गलत है। गलत है। हाँ, आगे देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजेन। ये भी बनाने में हेल्प करता है। लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन को बोलते हैं लिपोप्रोटीन, है ना। और ग्लाइकोजेन जानते हो हमारे बॉडी में फूड किस फॉर्म में स्टोर है बेटा? ह्यूमन की बॉडी में, ठीक है। तो इसको बनाने में भी हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म सब जानते हो किसको बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल एक्टिविटी। सेल के अंदर जो रिएक्शंस हो रहा है ना, उसको भी हेल्प करवाने में हेल्प करता है। जैसे द मेम्ब्रेन्स ऑफ द रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स एन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द साइटोप्लाज्म। आप देखो ना, एक बात मैंने शुरू में बताई थी तुम लोगों को कि जहां पे भी फोल्डिंग होगा, वह क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो आप देखते हो ये रेटिकुलम के फॉर्म में है, ऐसे ऐसे। तो जैसे ही फोल्डिंग हो गया, पहले मान लो इतना जगह था, अब बहुत ज्यादा जगह मिल गया कि नहीं, जिसपे एंजाइमेटिक रिएक्शन हो सके, केमिकल रिएक्शन हो सके, है ना। तो ये क्या बढ़ा दिया? फोल्डिंग के कारण क्या बढ़ा दिया? ये सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण क्या हुआ?
जहाँ कम मेटाबॉलिज्म हो सकता था अब ज्यादा हो पाएगा, है कि नहीं बेटा? जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि द मेम्ब्रेन्स ऑफ रेटिकुलम प्रोवाइड्स एन इंक्रीज सरफेस फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द साइटोप्लाज्म। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप बोलते हो ना न्यूक्लियस को सराउंड करता है जो मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं ना? जल्दी बताओ। Yes. वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन Yes. बनाता है? वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? fragmented vesicles of disintegrated nuclear membrane and endoplasmic elements arranged around the chromosomes to form a new nuclear membrane during cell division। अब सेल डिवीजन होता है तो आपको पता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो जब न्यूक्लियस बनेगा तो उसके अराउंड मेम्ब्रेन भी उसका बनेगा कि नहीं नया? जल्दी बनाओ। Yes. बनेगा ना? वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन Yes. कौन बनाता है? तो दो चीज मिलकर बनाता है, देखो। फ्रैगमेंटेड वेजिकल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो चीज मिलकर अकेले नहीं बनाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कौन कौन बनाता है उस पर अभी फोकस करते हैं, 1 मिनट। हाँ तो देखो, 1 मिनट बेटा। चलो देखो, हमने बोला कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है, कैसे बनाता है वह देखते हैं। ठीक है, दो तरीके से बनेगा। एक तो पहला क्या हुआ, ऐसे समझो कि जो न्यूक्लियस था पहले, जो न्यूक्लियस पहले था वह टूटा होगा। सेल डिवीजन में अपन पढ़ेंगे कि जब देखेंगे एक फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से टूट जाता है, फिर जब ये दो में डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियस, तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। आ रही बात समझ? जल्दी बोलो, है ना? Yes. Yes, sir. सेल साइकिल में पढ़ोगे बेटा कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाता है ताकि इसका सारा कंटेंट कहाँ आ जाए? साइटोप्लाज्म में। और फिर जब पूरा डिवीजन हो जाता है ना तो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाता है। आई बात समझ? बोलो, अगला चैप्टर में समझ Yes. पाओगे आप। अब देखो, जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा होता है ना, तो इसी का कुछ टूटा हुआ पार्ट क्या बना लेता है बेटा? क्या बना लेता है? वेजिकल्स। क्या बना लेता है? वेजिकल्स, है ना? वेजिकल्स उन सब स्ट्रक्चर को बोलते हैं जो राउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसी चीज के टूटने से, पिंच ऑफ होने से, मान लो मेरा स्किन है, यहाँ से कुछ टूट के निकल गया, एक राउंड स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसको क्या बोल सकते हैं अपन? वेजिकल्स, है ना? वेजिकल्स टूट के यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटता रहता है ना, उसका भी कुछ पार्ट वेजिकल्स बना लेता है। तो एक तो ये हो गया डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है उसका पार्ट हो गया वेजिकल जिसको बोला, प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों मिलके तब नया क्या बना देता है आपका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो वही लिख रहा है फ्रैगमेंटेड वेजिकल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटेड, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है उसका फ्रैगमेंट टूट टूट के क्या बना लिया? वेजिकल्स। वह प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना? यही दोनों क्रोमोसोम के अराउंड आ जाता है और एक नया न्यूक्लियर में। बोलोगे सर क्रोमोसोम के अराउंड? बेटा न्यूक्लियस के अंदर ही कौन होता है? कौन होता है? Chromosomes. क्रोमोसोम्स। इसी के अराउंड आके बनाएगा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना? तो क्रोमोसोम के आसपास आया और वेजिकल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके क्या बना दिया यहाँ पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Membrane. क्लियर है? अगला, Yes, sir. फॉर्मेशन Yes, ऑफ sir. लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज एंड सम माइक्रो बॉडीज। तभी तो हमने बोला था कि फंक्शन ऑफ ऑल दीज आर कोऑर्डिनेटेड, दैट्स व्हाई दे फॉल अंडर व्हिच ग्रुप? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, Endomembrane system. है ना? अब देखो क्या कितना इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। यही अगला जो 3 चीज पढ़ोगे ना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन 4 था याद करो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, यही 4 था, है ना? आप देखो Yes, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसको किसको बना रहा है? लाइसोसोम को भी और गोल्जी बॉडी को भी। bodies को. आई बात समझ? और कुछ माइक्रो बॉडीज भी बनाएगा। ये माइक्रो बॉडीज पढ़ेंगे आगे चल के। अगला, डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बताया ना, बहुत सारे काम करता है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन में रफ एंडोप्लाज्मिक काम आता है कि स्मूथ? क्या बोलोगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम concerned with detoxification of drugs, pollutants and steroids. Cytochrome P450 in endoplasmic reticulum act as an enzyme which function in
डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिन्स। देखो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसके ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है बेटा? साइटोक्रोम पी 450। ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, एक से याद करो। आप बहुत सारा दवा खाते हो, जब बीमारी होती है किसी को तो अपन दवा खाते हैं बहुत सारा, है ना? बात समझ में आ रही है? या फिर आप देखते होंगे बहुत लोग स्टेरॉइड वगैरह लेता है कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना? तो Yes, sir. ये सब केमिकल है ना बेटा। तो केमिकल हमारे बॉडी में गया तो इसको हमें क्या करना होता है? डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई मतलब उसके एडवर्स इफेक्ट को, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है। यह काम भी कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो आप केमिकल खा रहे हो उसके साइड इफेक्ट को, उसके टॉक्सिफिकेशन को, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को ये क्या करता है बेटा? कम करता है। आई बात समझ? जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन पूछेगा Yes, sir. डी टॉक्सिक समझते हो ना? टॉक्सिक मतलब जो हमारे बॉडी के लिए क्या है? जहरीला है, उसको Harmful. टॉक्सिक बोलते हैं। Harmful. तो जो भी Harmful. हार्मफुल है, एग्जैक्टली तो उसको एक कम हार्मफुल करता है, मतलब डिटॉक्सिफाई करता है, ताकि हमारे बॉडी में उसका कोई एडवर्स इफेक्ट, उल्टा इफेक्ट ना हो। ठीक है। करता कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम P450। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगला अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स द प्रिकर्सर ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडी। प्रिकर्सर ऑफ सेक्रेटरी मटेरियल टू गोल्जी बॉडी मतलब कि अपन देखेंगे गोल्जी बॉडी कुछ चीज को सिक्रीट करता है ना? सिक्रीट मतलब वहां से बाहर निकालता है अपने अंदर से। वह सारा जो सेक्रेटरी मटेरियल है वहां तक पहुंचाता कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेक्रेटरी मटेरियल बनाया, वह गया गोल्जी बॉडीज में, और गोल्जी बॉडीज उसको बाहर निकाल दिया। आई बात समझ? बोलो बोलो बेटा। Yes, Yes. yes, sir. ये समझोगे जब Hello. गोल्जी बॉडी बताओ। हाँ बताओ। सर आप मीनिंग बता देंगे प्रिकर्सर का एक बार? प्रिकर्सर, अरे प्रिकर्सर होता है कि जो बाद में जाके कुछ बनाएगा। जैसे कि मान लो मैं हूं, मेरे बाद में बच्चे होंगे, तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या हो गया? प्रिकर्सर। प्रिकर्सर। आई बात समझ? है ना? यस सर। हाँ हाँ। कैमिलो गोल्जी। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। अब क्या शुरू हो गया बेटा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ना, इसको आप गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्जी अपैरेटस बोलो, सब सेम है। ठीक है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। तो इसका नाम गोल्जी कैसे पड़ गया? क्योंकि एक साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, तो इसका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी। 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड। डेंसली, अब स्टेन्ड आ गया। स्टेन का मतलब आप समझ चुके होंगे क्या होता है। स्टेन का मतलब जिसको हम कलर कर सकते हैं, याद है ना? याद है ना, बताया था ना, ग्राम स्टेनिंग। हाँ, Yes, ग्राम sir. पॉजिटिव, ग्राम स्टेन नेगेटिव। का मतलब, स्टेन का मतलब जिसको कलर करके हमें देख सकते हैं, बिना कलर किए नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड। डेंसली मतलब बहुत गहरा कलर चढ़ता है इस पे। ठीक है? ऑब्जर्व डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। अब क्योंकि सब मिला जुला स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा स्ट्रक्चर है बेटा? किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? नेटवर्क के फॉर्म में। रेटिकुलर जैसे यहाँ गया, इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। नेटवर्क। Network. ठीक है? हाँ। डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। और किसके आसपास मिलता है? गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के पास में। इसी को बाद में क्या नाम दे दिया गया बेटा? गोल्जी बॉडीज। क्योंकि इनका नाम गोल्जी था इसलिए नाम पड़ गया इसका गोल्जी बॉडीज। ठीक है? गोल्जी बॉडीज को कुछ अलग अलग नाम भी है, आपको बताया था मैंने डिफरेंसेस में। प्लांट में इसको, एनिमल में इसको गोल्जी बॉडी बोलेंगे, लेकिन प्लांट में इसको क्या बोल देंगे? याद करो। Dictyosomes. याद है बताया था, याद है बताया था मैंने। Yes, ठीक है? sir. तो ये लिख रहा है कि गोल्जी बॉडी का और भी अलग अलग नाम है, ऑल्सो नेम्ड एज लिपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या भरा होता है? लिपिड्स, है ना? तो इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी बोल देते हैं। और प्लांट गोल्जी बॉडीज को क्या बोलते हैं अपन? डिक्टियोसोम। Dictyosomes. क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अब देखो, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी बॉडीज हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनल्स। मान लो यह एक हमने सेल बनाया, यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है ना? न्यूक्लियस के आसपास ही कौन मिलता है आपको? जल्दी बताओ, कौन मिलता है? गोल्जी बॉडी। अब Golgi जो गोल्जी bodies. बॉडी, अब देखो जो गोल्जी Sir, बॉडी endoplasmic reticulum. क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी न्यूक्लियस के पास होता है। हाँ नहीं नहीं, न्यूक्लियस के पास जरूरी नहीं है। वो देखो यहाँ भी हो सकता है, कभी कभी वो क्या होता है, ऐसा करके अटैच भी होता है। ठीक है? तो पूरे सेल में वो स्कैटर्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? आई बात समझ? बोलो। ज्यादातर डायग्राम में न्यूक्लियस के पास ही दिखता है।
वो दिखता है उससे मतलब नहीं है बेटा। अभी तो आपने देखा कि ये अटैच तो कहाँ हो सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी अटैच हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. यहाँ देखो, द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द लेकिन गोल्जी सर बॉडी। वो अब मैं लेकिन क्या बता रहा हूँ, सर देखो वो आप क्या, सर आपने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है, तो वो न्यूक्लियर के पास ही होगा ना? एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, बात समझना। बात, आप जो शूज पहनते हो है ना, आपके घर में बना होता है? बताओ। सर नहीं ना? तो हाँ। जरूरी थोड़ी है कि जो उसको बना रहा है वो उसी के पास एकदम प्रेजेंट हो। वो तो सेल डिवीजन के टाइम पे बनाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के पास मतलब जरूरी यस थोड़ी कि हमेशा न्यूक्लियस के पास हो, या यहाँ से लेके यहाँ तक अटैच है, मतलब कि ये न्यूक्लियस के पास भी है, न्यूक्लियस से दूर भी इसका रीजन है। बात समझ में आ रही है? यस जैसे रेटिकुलम के फॉर्म में ऐसे ऐसे, तो देखो यह वाला पोर्शन न्यूक्लियस के पास है, यह वाला पोर्शन क्या है, न्यूक्लियस से दूर नहीं है। बताओ, यस है सर। ना? तो इसीलिए बोला कि स्कैटर्ड होता है, कुछ पोर्शन इसके पास भी हो सकता है, कुछ पोर्शन उससे दूर भी होगा। जो किससे अटैच होगा, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। Plasma Membrane. membrane. हाँ, चलो। अब देखो क्या बता रहा था मैं, कि यह जो गोल्जी बॉडीज है यह न्यूक्लियस के आसपास होता है। अब यहां बताना क्या था कि इस गोल्जी बॉडी के आसपास जो साइटोप्लाज्म होते हैं, है ना, उसमें कोई ऑर्गेनल नहीं होता है। बाकी जगह होगा, ये सब जगह पे है, लेकिन जो गोल्जी बॉडीज के आसपास जो साइटोप्लाज्म है ना बेटा, इसमें या तो बहुत कम ऑर्गेनल दिखाई देंगे या होता ही नहीं है। मतलब यहाँ के आसपास वाले साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल थोड़े कम दिखाई देते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं है। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी बॉडीज हैव फ्यूअर और नो अदर ऑर्गेनल्स, इट इज कॉल्ड गोल्जी अराउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब जो गोल्जी के आसपास जो साइटोप्लाज्म होगा ना, उसको बोलते हैं गोल्जी अराउंड, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब कि गोल्जी के आसपास है इसलिए गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, या क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है, एक्सक्लूड है, नहीं है यहाँ पे। होगा भी तो एक दो होगा गलती से, ठीक है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। बाकी सब जगह दिखाई देगा पूरा। हाँ बोलो। ऐसा क्यों होता है, मतलब उसके बाजू में नहीं होता है, कोई होगा इसके ना बाद मेन में इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। आ रही बात समझ? ओके। हाँ, तो यस इसके सर। आसपास हाँ नहीं होता है ऑर्गेनल, ठीक है। चलो हम्म। आगे बढ़ो। अगला अब स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ, वही बात, तीन चीज बताया था ना, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है लगभग। ये भी कितने पार्ट से बने होंगे, जल्दी बताओ। तीन। वही तीन है जो वहां पे पढ़ा था आपने, क्या क्या, सिस्टरने, टिब्यूल्स, वेसिकल। सिस्टरने, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। Vesicles. हाँ, तो देखो क्या है, दीज आर फ्लैट, पहले ही बता दिया था क्या होता है, ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को बोलते हैं अपन सिस्टरने। These are flat disc-shaped sac-like structure. Many cisternae are arranged in a stack parallel to each other. देखो ना, एक सिस्टरने, दूसरा, तीसरा, तो सब एक दूसरे का पैरेलल है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं? यस। Yes, sir. है ना? तो वही बोल रहा है कि बहुत सारे मिलके, मतलब एक सिस्टरने, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा उसके ऊपर, ऐसे पूरा ये एक स्टैक में होता है, तब जाके बनता है आपका गोल्जी बॉडी। These are flat disc-shaped sac-like structure. Many cisternae are arranged in a stack parallel to each other. Diameter कितना होगा इसका, पूरा जो मिल गया तो 0.5 mm से लेके 1. Dense opaque material inside cisternae is called nodes. इस cisternae के अंदर कुछ dense material होगा जो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट की ओपक, ओपेक होगा। ओपेक समझते हो किसको बोलते हैं, यस। जिसके आर पार, जिससे Yes, लाइट sir. आर पार नहीं जा सकती। Light हाँ rays ना pass हो। ट्रांसपेरेंट नहीं होता ठीक है, जो तो ऐसे कुछ मटेरियल उसके अंदर मिलता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, नोड्स, ठीक है। नोट्स। आगे देखो, वैरिड नंबर ऑफ सिस्टरने आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बताया ना, एक सिस्टरने नहीं होता है, बहुत सारे सिस्टरने मिलके तब क्या बनाता है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है बेटा? यस द सर। गोल्जी सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस। कॉन्सेंट्रिकली समझते हो क्या होता है, किसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, किसी को पता Rings. है, जिसका एक ही सेंटर हो उसी को बोलते हैं ना। यस यस सर। सर। Yes, sir. ऐसे लाइन कॉमन को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रेट सर्कल। है ना, इसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड भी, जो न्यूक्लियस है ना, इसके अराउंड भी आपका इसी तरह से आपका कौन प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ, कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी गोल्जी बॉडी। गोल्गी apparatus। डायग्राम अब देखोगे अभी, ये देखो, दिख रहा है सबको, ये देखो, यही गोल्जी apparatus है आपका, दिख रहा है, ये सारे सिस्टरने हैं बेटा, ये दिख रहा है सिस्टरने आपको,
जल्दी बताओ, बोलो। यस ये सर। सिस्टरने है। बहुत सारे सिस्टरने एक साथ मिलके तब क्या बनाता आपका गोल्जी बॉडीज। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस बोलो। सर, क्लियर। चलो, द गोल्जी सिस्टरने आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, मतलब ये भी न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, अब यहां से मेन शुरुआत हुई। कॉन्वेक्स, अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स सरफेस किसको बोलते हैं, कॉनकेव किसको बोलते हैं, पढ़ा है? जी Yes, सर। sir. है ना? यस तो सर। ये मैं नहीं बताऊंगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स आप जानते हो, ठीक है? तो जब आप इसका देखोगे ना गोल्जी बॉडीज का, तो एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट है कि एक एंड इसका, मान लो कि ये गोल्जी बॉडी ऐसे है, तो इसका एक एंड ए है, एक एंड ए है कि नहीं? दो एंड, जल्दी बताओ। यस सर, यस देखो ना, हमने जब ऐसे बनाया सिस्टरने को, ए सिस्टरने है, तो इसका एक एंड इधर है, एक एंड इधर है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना? जी सर। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, और बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसका एक एंड कॉनकेव होता है और एक एंड कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। आई बात समझ? बोलो। जी सर। Yes, sir. हाँ, दोनों का नाम अलग अलग है, वही याद रखना है। देखो, कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टरने विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के पास में होगा ना, मान लो ऐसा सेल है, ये देखो, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका है आपका सिस्टरने ऐसे, तो न्यूक्लियस के पास में यही सरफेस है ना, देखो तो ये वाला है ना, जल्दी बताओ, है ना? बोलो ना। तो Yes, जो sir. न्यूक्लियस के पास में जो सरफेस है बेटा, जो न्यूक्लियस के पास में है, वह कैसा सरफेस होगा, कॉन्वेक्स होगा। और जो न्यूक्लियस से दूर है, वह कैसा सरफेस होगा, कॉनकेव होगा। Concave. आज बात समझ, जल्दी बताओ, है जी ना? सर। तो Yes, sir. कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ सिस्टरने विच इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। तो नाम दे दिया गया, जो ये न्यूक्लियस के पास वाला है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस, या इसको बोलते हैं कौन सा फेस, सिस फेस, या इसको बोलते हैं कौन सा फेस, फॉर्मिंग फेस। ये तीनों नाम याद रखने का। न्यूक्लियस के पास में जो सिस्टरने हैं सर, उस एंड को अपन कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं, या सिस फेस बोलते हैं, या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? बोलो। जी सर। Yes, sir. तब अपोजिट वाले का भी कुछ नाम होगा, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, है ना? जी सर। तो जो अपोजिट वाला है सर, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव सरफेस ऑफ सिस्टरने व्हिच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। देखो तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में है कि नहीं है, ये वाला एंड, जल्दी बताओ, यस है ना? Yes, sir. व्हिच इज टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं अपन ट्रांस फेस, उसको सिस, इसको ट्रांस, या इसको क्या बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस। अब देखो, नाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कहने का मतलब फॉर्मिंग, फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, कुछ बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। और मैच्योरिंग मतलब वह मैच्योर हो चुका है, मतलब इधर आप देखोगे कुछ चीजें बन रहा है ना? इसीलिए इस चीज का, इसका नाम क्या रख दिया हमने, कौन सा फेस, फॉर्मिंग फेस। और जब ये Forming बन, phase. सुनो, जब यह बन गया, तब इसी को ही उठा के कौन, गोल्जी बॉडी इधर लेके आ रहा है, 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 यहाँ से लेके इसको बाहर निकाल दिया। इसीलिए यहाँ से बाहर निकलता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, और इधर बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मिंग फेस। आई बात समझ, जल्दी बताओ, जी सर। है ना? तो इसको बात को एकदम बहुत ध्यान से रखोगे, गोल्जी बॉडीज में ये सबसे मेन टॉपिक है कि एक फेस जो न्यूक्लियस की तरफ है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स होता है, और उसके अपोजिट वाला जो मेम्ब्रेन के साइड में है वो कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स को हम सिस फेस बोलते हैं या फॉर्मिंग फेस, और इसको ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ठीक है, क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो, the cis and trans faces of the organelle are entirely different but interconnected। यह और यह फेस दोनों क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंट है, मतलब सेम नहीं है। आप देखो तो कैसे सेम हो सकता है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो सेम हो सकता है क्या, जल्दी बताओ? नहीं सर। No, sir. लेकिन आपस में इंटरकनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड, देखो ना, ये कनेक्टेड है कि नहीं आपस में सब, तभी तो यहाँ का जो मटेरियल बना वो इसे होते हुए यहाँ से बाहर निकला। तो ये स्ट्रक्चर अलग है, एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है, लेकिन आपस में क्या है, दोनों इंटर कनेक्टेड। क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes. दूसरा दूसरा क्या मिलेगा आपको इसमें, टिब्यूल्स, दीज आर ब्रांच्ड। पूछ लेता है कि जो टिब्यूल्स आपका प्रेजेंट है वो ब्रांच्ड होता है कि अनब्रांच्ड, क्या बोलोगे, ब्रांच्ड। दीज आर ब्रांच्ड एंड इरेगुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टरने। ये सिस्टरने से ही कहीं कहीं लटका हुआ मिलेगा। ठीक है, आई बात समझ? जैसे ये सिस्टरने है, इसी पे कहीं पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ आ गया एक ट्यूब लाइक, यहाँ आ गया एक ट्यूब लाइक, बात समझ में आ रही है? ये सिस्टरने से ही अटैच होगा। क्लियर है बेटा?
यस और तीसरा sir. क्या होगा? वेजिकल्स। वेजिकल जानते हो किसको बोलते हैं? कोई भी ओवल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन? वेजिकल। अब आप देखोगे ये डायग्राम देखो कहाँ कहाँ आपको दिखेगा, बहुत ध्यान से देखना। यह फेस जो आपको दिख रहा है, यह फेस दिख रहा है आपको? जल्दी बताओ। इधर वाला फेस, नीचे Yes sir, वाला, yes sir. है ना? यह नीचे वाला फेस है, यह न्यूक्लियस के साइड में फेस है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? सिस और फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, यह मेम्ब्रेन के साइड में है, इसलिए इसको क्या बोला हमने? ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस। अब यहाँ पे समझना क्या है, यह ध्यान दो, होता क्या है देखो। और इसी से यह बीच में पूरा आपको सिस्टरने दिख रहा है, दिस पोर्शन इज सिस्टरने, और इसी से कुछ देखो यहाँ पे ये ट्यूब्यूल्स, ये देख रहे हो, या ट्यूब सब अटैच है, इससे ऐसे ऐसे करके बगल बगल में दिख रहा है। और इसी से यहाँ पे जो साइड साइड में गोला गोला ये लटका हुआ है ना, दीजार क्या Vesicles. वेजिकल्स। आई बात Vesicles. समझ? आई बात समझ? जल्दी बताओ। ये गोला Yes, गोला sir. जो दिख रहा है, दीज आर वेजिकल्स। तो इसका मतलब यह हो गया कि सर जो गोल्जी बॉडी है ना, तीनों चीज को मिला के बना हुआ है, सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स। अब होता क्या है यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। कुछ वेजिकल्स आपको देखो तो बाहर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब इसके पास में दिख रहा है। यस यह सर। वेजिकल्स करता क्या है देखो, होता क्या है बेटा, समझो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये वेजिकल्स बना कैसे? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, है ना, उसने कुछ मटेरियल बनाया। आपने देखा कि लिपिड बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना सकता है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस सर, बना Yes, सकते हैं। sir. अब उस प्रोटीन को या उस लिपिड को इसको ट्रांसपोर्ट करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, है ना? तो कैसे करेगा? तो क्या करता है, उन सारे मटेरियल को वह पैक कर देता है। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में पैक कर देता है बेटा? वेजिकल के फॉर्म में। छोटा छोटा टुकड़ा में वो अपने आप को बांट लेता है, आप इसमें सामान को भर देता है आपने। अरे सिंपल सी बात है। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको जो ये सामान बनाया, इसको गोल्जी बॉडीज को देना है, तो क्या किया? अपने सामान को पैक कर दिया। किस फॉर्म में? किस फॉर्म में? Vesicles. के फॉर्म में। किस फॉर्म में पैक कर दिया ये? वेजिकल। अरे कोई चीज भेजना होगा तो उससे पहले पैकिंग करोगे ना, करोगे कि नहीं? जी सर। है ना? तो पैकिंग करता है किस फॉर्म में? वेजिकल के फॉर्म में। वही सारे वेजिकल यहाँ आ गए किसके पास? अब गोल्जी बॉडीज के पास आके धीरे धीरे देखो यहाँ पे फ्यूज कर गया। किससे? किससे? गोल्जी बॉडीज से। Golgi apparatus. गोल्जी अपरेटर से फ्यूज कर गए। अब ये सामान अंदर आया, अंदर आया, अंदर आया, ऐसे ऐसे आते 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 देखो यहाँ पे आके फिर ये बाहर यहाँ निकल गए। देखो लिखा हुआ है ना, देखो फ्यूजिंग विथ सिस फेस, मतलब जो सामान बना वह बना किस फेस पे? किस फेस पे बना? फॉर्मिंग फेस पे। और यह सामान इधर से ट्रांसपोर्ट होते 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 हुए देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्चार्ज वेजिकल्स, है ना? मतलब यहाँ से सामान अंदर आया और यहाँ से वेजिकल टूट के अलग होके उस मटेरियल को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से वेजिकल घुसा, यहाँ से बाहर निकला। आई बात समझ? जल्दी जी बताओ। सर। मतलब सिंपल सी बात Yes, यह है sir. कि ये क्या करवा रहा है? मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करवा रहा है ना? सेल के अंदर से सेल के बाहर। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ। सर वन डाउट बोलो। सर, ये जो वेसिकल्स सिस फॉर्मिंग फेस सिस फेस से जाते हैं सर, हाँ, दीज आर इनकम्प्लीट एंड व्हेन दे गो आउट द ट्रांस फेस दे आर कंप्लीट। फिर से बोलो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सर मतलब कि ये जो सिस फॉर्मिंग फेज की तरफ जो वेसिकल्स जाते हैं, दीज आर द मटेरियल्स, और उधर से डिस्चार्ज होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स। इधर से एंटर किया है ना मटेरियल, और डिस्चार्ज किधर से हुआ? ट्रांसफेस से, यस सर। है ना? क्या और क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे? हाँ सर, यही पूछ। अरे पक्की सी बात है भाई, हमें मटेरियल को बाहर भेजना है, तो न्यूक्लियस के पास में कौन है? सिस फेस। यस सर। तो सेल के अंदर से उठा के लेके जाएगा। मेम्ब्रेन के पास कौन है? ट्रांसफेस। तो कोई भी चीज मेम्ब्रेन से ही होते हुए बाहर निकलेगा ना, तो मेम्ब्रेन के यहाँ पे लाके छोड़ेंगे तब तो मेम्ब्रेन से बाहर निकल के जाएगा। जल्दी बताओ। यस सर। यस। Yes, sir. हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऐसा मतलब न्यूक्लियस के बाजू में कॉन्वेक्स सरफेस क्यों है और उसके बाजू में वही क्यों है? ऐसा मतलब क्या होता है जनरली? वो भगवान ने किया हुआ है, ठीक है? इलॉजिकल Okay. क्वेश्चन पूछता है तुम, मतलब Okay. ऐसा हमें थोड़ी पता कि क्यों है ऐसा। बात समझ में आ रहे हो? वो हमारे सेल का ओरिएंटेशन है, जैसा हमने देखा उसको लिख दिया, है ना? अब क्वेश्चन पूछोगे हाँ। सर हमारा पैर नीचे ही क्यों है, सर पे क्यों नहीं है, तो इसका कोई आंसर है? बताओ। नहीं आंसर नहीं है ना? तो जो चीजें हमने स्टडी करा उसको लिख दिया, ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। हाँ, चलो। हाँ। फंक्शंस ऑफ गोल्जी को, हाँ बोलो बेटा। सर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ट्रांस फेस से सर, सो हाँ, हाँ। दिस इज यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड? इट इज
यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड। बिल्कुल, अगर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, वो अनयूटिलाइज्ड है, उसको यूज करने के लिए भेज रहे हैं कहीं पे हम, है ना। तो सर फिर उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर किया जाता है, तो फिर सेल के काम आनी चाहिए ना वो। अरे सेल मेम्ब्रेन के बाहर मतलब, एक चीज बता, यह एक सेल है, यह एक सेल है, यह एक सेल है, यह एक सेल है। सेल मेम्ब्रेन से बाहर आना मतलब कहाँ, अमेरिका थोड़ी चला गया, सेल के अंदर ही आया ना। अच्छा, ओके। दिख रहा है कहाँ, हाँ हाँ। कहाँ आ रहा है बेटा, सेल के अंदर ही आ रहा है ना, है ना। सॉरी। हो सकता है कभी कभी सेल के बाहर भी जाए। अब बाहर जाए मतलब इसका मतलब थोड़ी है, इसका मतलब ये है कि दूसरा सेल भी तो है। मान लो कि बना यहाँ पे, मान लो सामान बना अहमदाबाद में, उसकी जरूरत दिल्ली में भी तो हो सकती है, हो सकती है कि नहीं, जी बताओ। सर। तो एक सेल में बन रहा है, ये बाहर निकल के दूसरे सेल में भी तो जा सकता है वहां पे काम करने के लिए, है कि नहीं। ओके सर। हाँ चलो बेटा, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। पहला काम क्या है बेटा, सेल सिक्रीशन। अभी आप देख लिया आपने कि यह कुछ चीज को क्या करेगा, सिक्रीट करेगा, ठीक है। देखो, चीफ फंक्शन, सबसे मेन काम यही है, चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी इज सिक्रीशन, एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये बनाया कौन था, हमने यह नहीं बोला। देखो दो टर्म है यहाँ पे बेटा, एक है प्रोडक्शन और एक है बेटा क्या, सिक्रेशन। सिक्रीशन। दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैंने कोई चीज को प्रोडक्शन किया, मतलब प्रोडक्ट बनाया मैंने, वह प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दे दिया, इसका मतलब तुमने नहीं बनाया उसको, बनाया किसने उसको, मैंने। तुमने उसको क्या किया, बस स्टोर करके रखा अपने पास, और जब जरूरत हुआ तो वहां से सिक्रीट कर दिया, निकाल दिया। अभी आप पढ़ोगे, जैसे बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं ना बेटा, जो बनाता है कौन हमारे बॉडी में, हाइपोथैलेमस। वह किसी और को दे देता है, वो स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत पड़ता है तो उसको सिक्रीट कर देता है। तो ईवन एंड प्रोडक्शन गॉल ब्लैडर। क्या, सर लाइक उसमें भी ऐसा होता है ना, मतलब लीवर कुछ सिक्रेट करता है जूस और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। अमीबा सिक्रेट करता है और गॉल ब्लैडर में जाके मतलब, चलो सब हटाओ अभी, ऐसा कुछ मुझे याद तो नहीं आ रहा है, आपने कुछ पढ़ा होगा नो एग्जैक्टली नो, क्वेश्चन। अमीबा नहीं, लीवर, लीवर जो जूस हाँ सिक्रेट हाँ, करता है। बिल्कुल बिल्कुल Bile बिल्कुल juice. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बाइल जूस, है ना। लीवर हमारा सिक्रेट क्या करता है बेटा, बाइल जूस, और यह जाके स्टोर कहाँ होता है बेटा, गॉल गॉल ब्लैडर में। वेरी ब्लैडर। गुड, सही बोला, बिल्कुल सही बोला बेटा। लीवर सिक्रीट करता है, मतलब प्रोडक्ट कर, मतलब बनाता है उसको, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, जाके गॉल ब्लैडर में। गॉल फिर वहां ब्लैडर से जब में। जरूरत होता है तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बोला, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे इसका काम क्या है, सिक्रीशन। मतलब आप ऐसे समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई कुछ चीज बनाया, वहां के किसको दे दिया, किसको, गोल्जी बॉडीज को, क्या बोला कि भाई इसको अब यहाँ से बाहर निकाल दे। तो इसका काम क्या है, जो चीज उधर से भेजा हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका एक्सपोर्ट करवा दिया है, भेज दिया। आई बात समझ, जल्दी बताओ। यस जी सर। सर। अब सिक्रीशन इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। कैसे सिक्रीट करता है, अब 3 तरीके से करता है। पहला, गोल्जी बॉडीज रिसीव्स द मटेरियल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू इट्स कौन सा फेस, सिस फेस। 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 तो इसे अभी दिखाया ना डायग्राम में, रिसीव कहां से करेगा बेटा, सब मटेरियल कहां से आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसको रिसीव किस फेस पे किया है, सिस फेस पे, और फिर इसको निकाल किस फेस से दिया, ट्रांस फेस से, ठीक है। तो देखो, तो पहला क्या बात करा हमने कि गोल्जी बॉडी रिसीव द मटेरियल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू इट्स सिस फेस। दीज मटेरियल्स आर केमिकली मॉडिफाइड बाय गोल्जी बॉडीज। फॉर एग्जांपल देखो, 2-3 काम, इस बात को ढंग से समझना, फंक्शन ही समझना है इसका। हुआ क्या, मैं दोनों चीज बना रहा हूं, यहां देखो। मान लो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाई साहब है, यह न्यूक्लियस है, और यह आपके कौन है बेटा, कौन है, गोल्जी बॉडी है। गोल्गी एपरेटस और बॉडी। हुआ क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई सामान बनाया, और सामान का पैकेजिंग किस फॉर्म में होता है हमेशा, किस फॉर्म में बेटा, वेजिकल। वेसिकल्स। मतलब ये वेजिकल उस सामान को कैरी कर रहा है। ये वेजिकल ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, किस फेस पे आया बेटा, सिस फेस पे, है ना। सिस फेस से कहाँ एंटर कर गया ये, गोल्जी बॉडीज में, ठीक है। बॉडी। अब गोल्जी बॉडीज में जब एंटर करता है ना, तो गोल्जी बॉडीज क्या करता है, उसका मॉडिफिकेशन करता है पहले अंदर। मॉडिफिकेशन मतलब मान लो कि कुछ सामान बना, ये बस बनाया, बनाने में उसमें क्या क्या और मॉडिफिकेशन का जरूरत है, उसको बाहर भेजने से पहले वह मॉडिफिकेशन कौन करेगा, गोल्जी बॉडीज। और गोल्गी बॉडी। तब इसको ऐसे करके और ट्रांसफेरेंट से बाहर निकाल देगा। आई बात समझ। तो क्या सीखा हमने कि सर जो प्रोडक्शन किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और मॉडिफिकेशन किया कौन,
गोल्जी बॉडी। गोल्गी बॉडी। बात समझते हो? प्रोडक्शन और मॉडिफिकेशन मतलब समझते हो? जैसे आपने एक सोप बनता है फैक्ट्री में, वो सोप क्या बनता है और सीधे आपके घर में आ जाता है? नहीं, पहले सोप बनता है, फिर उस सोप को मतलब मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब उसका प्रॉपर शेप दिया जाता है, उस पर लेबल लगाया जाता है, सब कुछ प्रॉपर पैकेजिंग किया जाता है, तब बाहर भेजा जाता है ना। जल्दी बताओ, है ना? Yes, तो प्रोडक्शन Yeah. किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उसको पूरा प्रॉपर मॉडिफाई कौन किया ताकि वो बाहर जा सके? गोल्जी बॉडीज। गोल्गी बॉडी। ये बात समझ में आई बेटा? जल्दी बताओ। यस सर। दूसरा देखो, फॉर एग्जांपल बताया हुआ, देखो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टेक्स प्लेस इन गोल्जी बॉडीज एंड इट इल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गया, पूछता है ये ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, बताता हूं थोड़ी देर में। बस इतना समझो, प्रोटीन में हम क्या ऐड करते हैं बेटा? ग्लाइकोसाइलेशन मतलब क्या ऐड करते हैं इसमें? क्या ऐड करते हैं? ग्लाइकोजन। मतलब शुगर, कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप ग्लाइकोसाइलेशन करोगे ना प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन में हमने अटैच कर दिया कोई ग्लूकोज या शुगर मॉलिक्यूल, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। आई बात समझ? जैसे आप पढ़ते हो ना फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ते हो ना। ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो गया? इसमें ग्लूकोज भी है और प्लस क्या है आपका? प्रोटीन भी है। तो ये प्रोटीन का, लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन कौन करवाता है? आपका गोल्जी बॉडी। मतलब प्रोटीन बनाया कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वह प्रोटीन कहाँ आ गया? किसके पास? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जिसमें क्या किया? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब उसमें किसको आके ऐड कर दिया? शुगर मॉलिक्यूल को, है ना? तो जैसे ही आप ग्लाइकोसाइलेशन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। मतलब किसका ग्लाइकोसाइलेशन करवाता है? प्रोटीन और लिपिड का। तो प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन मतलब उसमें ग्लाइकोन ग्रुप ऐड हो गया, तो क्या बोल देंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड का हो गया तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। है ना? तो देखो, प्रोटीन बनाया कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन कौन किया? उसमें ग्लूकोज या शुगर या कार्बोहाइड्रेट को कौन ऐड करवाया? गोल्जी बॉडी। आज बात समझ? जल्दी बताओ। Yes, sir. यस सर। Can you चलो explain it बेटा। again? हाँ बेटा, फिर से एक्सप्लेन करो ना। देखो फंक्शन याद रखो, बहुत आसान है बेटा। प्रोटीन कौन बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन पैक हो गया किस फॉर्म में? किस फॉर्म में पैक हुआ? वेजिकल्स। मतलब सीधी बात, किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वो उसको किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता हो? वेजिकल के फॉर्म में। मतलब इस प्रोटीन वेजिकल के अंदर ही प्रोटीन प्रेजेंट है। अब देखो, यह वेजिकल कहाँ पहुंचा? यह मान लेते हैं, बना लिया हमने गोल्जी बॉडीज। या यहाँ न्यूक्लियस से मान लो, तो जो न्यूक्लियस के साइड में होगा यह कौन सा फेस है? सिस फेस। किस फेस? जो मेम्ब्रेन के साइड में कौन सा फेस है? ट्रांस। ट्रांस फेस। अब देखो, यह वेजिकल आया मतलब प्रोटीन इसके साथ आया। यह प्रोटीन किस फेस से एंटर करेगा गोल्जी बॉडी में? सिस फेस से, है ना? एंट्री हमेशा किस फेस से होगा बेटा? सिस फेस। अब ये अंदर जब प्रोटीन आ गया ना, अब यह प्रोटीन का यह क्या करवाएगा गोल्जी बॉडीज? ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर विथ क्या? प्रोटीन। तो पहले प्रोटीन आया था, अब इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दिया, तो आप जानते हो तब क्या बन जाएगा? ग्लाइको प्रोटीन। बनेगा कि नहीं? प्रोटीन पहले से था, अब इसमें क्या ऐड हो गया? ग्लाइको ग्रुप, है ना? मतलब कार्बोहाइड्रेट। अब इसको बोल सकते हैं ग्लाइको प्रोटीन। बोलो। जी सर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन ही बनाया था, लेकिन यह अब इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोप्रोटीन में। मतलब बनाया यह, लेकिन यह प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर दिया कि नहीं यहाँ पे गोल्जी बॉडीज? बोलो। यही बात सिखा रहा हूँ। दूसरा किसका करता है? लिपिड भी इसी तरह आता है, लिपिड में भी ऐड करवा देता है ग्लाइको ग्रुप, तो क्या बन जाएगा? ग्लाइको लिपिड, है ना? तो यही बता रहा हूँ, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज डन बाय कौन करेगा? गोल्जी apparatus. Okay, आई sir. बात Thank समझो you. बेटा? Yes. चलो आगे देखते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टेक्स प्लेस इन गोल्जी बॉडी एंड इट इल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। आगे, आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल्स आर पैक्ड इन वेजिकल। अब इसको भी क्या करना है?
उस चीज को बाहर निकालना है, उस चीज को क्या करना है बेटा, बाहर निकालना है। तो फिर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसको किस फॉर्म में लेके आ जाएगा, ये वेसिकल के फॉर्म में। आई बात समझ, जल्दी बताओ। Yes, sir. बोलो। जी सर। ये मॉडिफिकेशन कर दिया, मॉडिफिकेशन मतलब प्रोटीन में भी आपका कार्बोहाइड्रेट ऐड करवा दिया, लिपिड में भी ऐड करवा दिया, और फिर से उसका पैक कर देगा, क्योंकि अब बाहर निकालना है इसको, तो फिर से पैक कर दिया किस फॉर्म में, इसको वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट हमेशा किस फॉर्म में होता है बेटा, वेसिकल के फॉर्म। Vesicles. ठीक है, तो देखो Vesicles. आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन, केमिकल मॉडिफिकेशन मतलब इसमें ऐड कर दिया कार्बोहाइड्रेट को। materials are packed in vesicles. These vesicles are pinched off from transphase. pinched off मतलब ये वेसिकल किसके थ्रू जा रहा है, किस पे सेंटर किया था, सिस फेन से यहाँ आया, यहाँ आने के बाद इसे पिंच्ड ऑफ मतलब टूट के अलग हो जाता है। तभी तो डायग्राम में देखा था, क्या देखा था, डिस्चार्ज वेसिकल्स, ये आया और यहाँ पे टूट के इससे अलग हो गया, इसलिए लिखा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज मतलब इससे अलग हो गया। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, फ्यूजिंग विद सेस, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ से टूट के इसे पिंच ऑफ होके बाहर निकल गया, मतलब इसका ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया। Sir, आई बात समझ, discharge probably waste होता है ना? क्या Discharge probably waste होता है ना? वेस्ट मटेरियल है पूछ रहे हो, हाँ. हाँ हाँ, अगर बॉडी से बाहर फेंक देंगे तो वेस्ट मटेरियल होगा, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब वो नहीं है बेटा, यहाँ पे डिस्चार्ज का मतलब है यहाँ से बाहर निकल गया। ठीक है, अब यह यूजफुल मटेरियल होगा तो सेल यूज करेगा, अगर बेकार होगा तो बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, Okay, okay. हाँ चलो। चलो देखो यहाँ पे, हाँ, pinched off from transphase of Golgi body and discharged outside the cell. All the macromolecules which are to be sent outside the cell move through the Golgi bodies. So Golgi body is termed as director of macromolecular traffic in cell और middleman of cell. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। Golgi bodies को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन सेल और मिडलमैन ऑफ सेल। मिडलमैन क्यों, देखो ना, बनाया कौन चीजों को, कौन बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीच में इसको कौन लिया, बीच में कौन लिया इसको, गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडीज इसको सेल से बाहर निकाल दिया आउटसाइड द सेल। तो मिडलमैन हुआ कि नहीं, है बीच वाला हुआ कि नहीं, यस सर। बोलो। तो इसको बोलते हैं मिडलमैन ऑफ सेल, या क्या बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलर ट्रैफिक। जो भी मैक्रोमोलिक्यूल को सेल से बाहर निकलना है उसको पूरा सिग्नल कौन दिखाएगा, कौन दिखाएगा, कौन, गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी ये बाहर निकालेगा। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप, याद है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। Yes, sir. अब ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, जो हमने पढ़ा है उसी लाइन को यहाँ पे लिख दिया है फिर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। देखा ना आपने, जैसे ही केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया, यह मटेरियल को पैक कर दिया किस फॉर्म में, वेसिकल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में। तो सबसे मेन काम यही है इसका, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो क्या है, द गोल्जी apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। तो हमने डिफरेंस क्या देखा, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वह सेल के अंदर में ही मेनली ट्रांसपोर्ट कर रहा था कि नहीं, इंट्रासेलुलर, जल्दी बताओ। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया, गोल्जी बॉडीज सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है या सेल के बाहर भी, मतलब यह इंट्रा और इंटरसेलुलर दोनों ट्रांसपोर्ट करवाता है, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली कौन सा ट्रांसपोर्ट करवाता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेल्युलर। क्लियर है बेटा, यस सर। आगे यस सर। आगे, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म, मटेरियल का पैकेजिंग हमेशा किस फॉर्म में होता है, वेजिकल के फॉर्म में। और वेजिकल के फॉर्म में पैक होके किसके फ्यूज होता है, वो किस फेस पे, सिस फेस पे, और निकलता किस फेस से है, ट्रांसफेस। ट्रांसफेस से। वही लिख रहा है, मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्जी apparatus एंड मूव टुवर्ड द मैच्योरिंग, किधर मूव करता है, मैच्योरिंग फेस की तरफ, है ना। दिस एक्सप्लेन्स why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। मतलब गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पास पास होते हैं बिल्कुल। ऐसा क्यों, क्योंकि जो चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेगा उसको तुरंत किसको उठाना है, किसको उठाना है, गोल्जी बॉडी को, इसलिए दोनों क्या होता है, पास पास में होता है। क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ। Yes. और नंबर ऑफ प्रोटीन्स, हाँ बोलो। सर अगर गलती से टाइम लग गया उसको टेक करने में तो, तब फिर तुम नहीं रहेगा इस दुनिया में,
क्या ये सब बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीका है बेटा, है ना? गलती ये सब नहीं होता है, ठीक है? ये सेल है, ये सेल है, इंसान नहीं है, ठीक है? A number of proteins synthesized by ribosomes, और गलती होता है तभी तो बीमारी होती है, आई बात समझ? A number of proteins synthesized by ribosomes on the, देखो जो नीट में क्वेश्चन है ना वो सब क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछो। ये सब तुमको ऐसा पूछ सकता है क्या नीट में कि अगर गलती हो जाए सेल को तो क्या होगा? पूछेगा ऐसा क्वेश्चन? बताओ। नहीं सर, नहीं सर। तो लॉजिकल इसलिए मैं बोलता हूँ, कभी कभी मैं आप देखते होंगे जवाब में थोड़ा इरिटेट होकर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका सिग्निफिकेंस नहीं इस क्वेश्चन का, नीट में ऐसा पूछेगा नहीं। अ नंबर ऑफ प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द, अभी बता दिया कि बहुत सारे प्रोटीन जो बनाता कौन है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन उसका मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? कहाँ? सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक Golgi है? apparatus. बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस, अभी बताया था, ट्रांसफेस से निकालने से पहले उसका मॉडिफिकेशन कर देता है। अगला, गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, अभी बताया ना मैंने, जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। चलो अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है, देखो, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। तो अभी तो पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, लाइसोसोम जो है ना ये भी यही बनाता है, कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट्स कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि लाइसोसोम जो है ना दो लोग मिलके बनाते हैं, कौन कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्लस गोल्जी बॉडी, याद रखने का, ये दोनों मिलके बनाता है कौन? किसको? लाइसोसोम। Lysosomes. हाँ, तो यही लिखा हुआ है, इट इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तीसरा, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल में क्या होता है आप जानते हो ना? सेलुलोज होता है, याद है ना? यस सर। है ना? वह पॉलीसैकेराइड भी सिंथेसाइज कौन करता है आपका? गोल्जी बॉडी। अगला, सेल प्लेट फॉर्मेशन, है ना? अभी पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में ही पढ़ना है। आप देखोगे जो सेल डिवाइड होता है ना, साइटोकाइनेसिस जो होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे एक सेल प्लेट बनता है बीचों बीच, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। इस सेल प्लेट का फॉर्मेशन भी कौन करता है, जल्दी बताओ? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, है ना? अगले चैप्टर में पढ़ना है, पूछूंगा उसमें क्वेश्चन, तो अभी सुन लो। सेल प्लेट फॉर्मेशन जिसको अपन फ्रैग्मोप्लास्ट भी बोलते हैं, है ना? ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन, तो नया सेल जब बनाना होता है ना तो इसको बीचों बीचों बांटोगे तभी तो दो नया सेल बनेगा, है कि नहीं? तो बांटने वाला को बोलते हैं सेल प्लेट। या सेल प्लेट भी कौन बनाता है, या फ्रैग्मोप्लास्ट कौन बनाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम। एक्रोजोम पढ़ेंगे जब 12th में आएंगे तो। जो स्पर्म होता है ना ह्यूमन का, उसके स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, ऊपर में हेड होता है बेटा, फिर आपका बीच में इसको बोलते हैं मिडल पीस, और लास्ट में क्या होता है आपका? एक लंबा सा टेल, है ना? तो ये हेड है आपका, बीच में होता है मिडल पीस, और नीचे क्या होता है आपका? टेल, है ना? तो जो हेड रीजन है ना उस पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। जो हेड होता है ना, हेड पे कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्रोजोम बोलते हैं। किस चीज में हेल्प करता है आपको पता है? स्पर्म है तो किससे मिलने जाएगा उधर? किससे? ओवम से, है कि नहीं? एग से। तो एग के ऊपर ना मेम्ब्रेन होता है बहुत सारा, तो पहले इस मेम्ब्रेन को तोड़ेगा तब ने एग के न्यूक्लियस से मिलेगा, जल्दी बताओ। यस सर। जी सर। है ना? तो Yes, देखो sir. ये स्पर्म का हेड ही पहले जाके इसके मेम्ब्रेन से टकराता है, तब इस एक्रोजोम में एंजाइम होता है, लाइटिक एंजाइम्स, वही इसके मेम्ब्रेन को तोड़ता है ताकि स्पर्म का न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से फ्यूज हो सके। आई बात समझ? जल्दी बताओ, बोलो। यस सर। जी सर। तो वो एक्रोजोम को भी कौन बनाता है? कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको याद रखना है क्या क्या बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. अब कल अपन शुरू करेंगे क्या बेटा? लाइसोसोम, ठीक है? जल्दी बताओ। जी सर। ओके सर। Yes, कल अपन sir, शुरू करेंगे। exam में सर सिर्फ एग्जाम में Golgi- गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक ही आएगा ना? हाँ, एंजाइम में आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक ही आएगा, ठीक है? हाँ सर। Okay, sir. हाँ, क्योंकि अगला लेक्चर कब है? सैटरडे को है ना? यस सर। आज जहाँ तक हो गया इतना ही आएगा आपका, ठीक है? गोल्जी Okay, कॉम्प्लेक्स तक, sir. हाँ, इससे आगे नहीं आएगा। सर सिर्फ नोट से गो थ्रू करेंगे तो चलेगा या टेक्स्ट बुक से भी करना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, नोट्स पढ़ लोगे ना, जाके मिला लेना, मेरे नोट्स होते हैं ना एनसीईआरटी का, एक लाइन होगा ही इसमें कहीं ना कहीं, ओके 100%, थैंक यू। ठीक है? इससे Thank पढ़ you. लोगे, ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलो बेटा, 2-3 मिनट सर टाइम है। मॉड्यूल में से नहीं आएगा ना? मॉड्यूल से नहीं आएगा बेटा,
ओके सर, थैंक यू। आप इसको पढ़ लोगे बस, मेरे नोट्स को पढ़ना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और इसमें से कौन, महिमा, बुक मिल गया आपको बेटा? हाँ सर। तो उसको सॉल्व करने का तरीका है कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो ना, ठीक है, हाँ चैप्टर जैसे जैसे खत्म, जैसे सेल चैप्टर आप पढ़ रहे हो अभी, है ना, हाँ सर। सेल में आप देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल पे क्वेश्चन अलग अलग होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल तो आपका हो गया है, तो पहले चैप्टर को रिवाइज कर लेना है, उसके बाद आके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने लगना है, ठीक है। ठीक है सर। दूसरी बात, इसमें कौन है एक जो हमेशा मेरे से पासवर्ड मांगता रहता है, कौन है भाई? कौन था, नाम बताओ, किसने मांगा था पासवर्ड? जो पीडीएफ आपको भेजता है उसमें कोई पासवर्ड मांगता है आप लोग से क्या? नो सर। ओपन करते हो तो कोई पासवर्ड नहीं मांगता है ना? नहीं। नो सर। इसमें से कोई एक है जो हमेशा मेरे को सर पासवर्ड बताओ ना, पासवर्ड नहीं मांगता है बेटा? सार्थक? नहीं सार्थक नहीं, कौन है, कोई तो है जो बोलता रहता है सर पासवर्ड क्या है इसका। तो बेटा पासवर्ड उसमें लगाया ही नहीं है मैंने। पासवर्ड उस चीज को लगा हुआ है जब कोई चालाकी करे, मेरे कंटेंट को कोई एडिट करना चाहेगा, उसमें कुछ अपने से कॉपी करना चाहेगा, वो नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई टीचर बोलता है, ये बोलता है कि सर का कंटेंट दो मैं कॉपी करता हूँ, नहीं कर पाओगे आप। सब पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, बस आपके पढ़ने के लिए है। इसका जेरोक्स करवा सकते हो आप, इसका इसमें कुछ आप चेंज एक लाइन भी नहीं कर पाओगे। आई बात समझ बेटा? अरे मेहनत से हम लोग बनाते हैं तो सबको ऐसे ही बांटते फिरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। सबको मेहनत करना चाहिए। कोई पूछता है मेरे से पासवर्ड, पासवर्ड है नहीं बेटा इसमें। इसमें आप ओपन करोगे, हाँ पासवर्ड कब मांगेगा, जब आप इसको एडिट करने जाओगे। जैसे ही आप एडिट करने जाओगे कि इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, कॉपी पेस्ट करना है, नहीं होगा वो सब, पॉसिबल ही नहीं है इस पे, ठीक है। आई बात समझ बेटा? सर हाँ बेटा। सर 3 आवर्स का टेस्ट होगा ना? आपका नहीं, हाँ हाँ 3 घंटे का होगा, क्योंकि आपका फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, है ना। तो हाँ बोलो बेटा। जनरली ऐप पे होगी या फिर आप जूम मीटिंग पे कनेक्ट होना नहीं नहीं, होगा? जूम नहीं, ऐप पे होगा, ऐप पे होता है, ऑनलाइन आपका सब पेपर होगा वो, ठीक है। ऐप पे होता है बेटा, ऑनलाइन होगा आपका। उस पे 4 ऑप्शन दिखाएंगे, आपको टिक करना है, टाइम मिलेगा, वहां पे टाइम चलता रहेगा 3 घंटे। जैसे जैसे कम होगा टाइम, जैसे ही 3 घंटा होगा अपने आप बंद हो जाएगा वो, ठीक है। सर कौन सी ऐप होगी? वो ऐप आपको बता दिया जाएगा, लिंक उसका भेज दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है बेटा। हाँ सर। हाँ लिंक आपको जाएगा ग्रुप में उसका। सर मॉर्निंग में एग्जाम? हाँ क्या? मॉर्निंग में है एग्जाम? वो टाइमिंग भी आपको जाएगा, सबको जाएगा, कितने बजे से कितने बजे तक पेपर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, सब वहाँ पे ग्रुप में आपको ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके सर थैंक यू। बायोलॉजी के कितने एमसीक्यूज होंगे? बायो से, बायो से, बायो से आपके अभी अभी बेटा होगा 60, है ना। शुरुआती टेस्ट में 60 होगा। जैसे ही आप 1-2 महीना पेपर दे दोगे, एक 2 महीना में नहीं, 1 महीना दे दोगे, तब कितने क्वेश्चन आएंगे? 90। ओके सर। अभी बायो का 60 होगा, है ना, बाकी सब्जेक्ट का 45 होगा शायद। हाँ बेटा बोलो। सर एक जो अगर सपोज अगर करेक्ट किया तो +4 मिलेंगे कि खाली +1 ही मिलेंगे? नेगेटिव नहीं मार्किंग? नहीं, देखो ऐसा होता है मार्किंग आपका, नीट का बता दो आपको मार्किंग स्कीम। देखो अगर आपने क्या करा, गलती करा है ना, तो -1 है। बात समझ में आ रही है? यस देखो सर। देखो बता रहा हूँ सीक्वेंस क्या होता है। ये देखो, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, आंसर आपके सही है तो आपको कितने नंबर मिल गए? +4। क्वेश्चन नंबर 2 आपने सॉल्व किया, है ना, या गलत हो गया, आपके माइनस हो गए कितने? 1। आई बात समझ? यस सर। तो हर गलत पे -1 है, हर सही पे +4, 4। ठीक है बेटा। यस सर। और शुरुआत में हो सकता है इस टेस्ट में माइनस प्लस हो भी नहीं, शुरू में हम लोग नेगेटिव मार्किंग हटा देते हैं कुछ महीने तक, क्योंकि तुम्हारा पहला टेस्ट है ना, तो हो सकता है कि शुरू के टेस्ट में आपका नेगेटिव मार्किंग हो भी नहीं, ठीक है बेटा। ओके सर। वो सारा इंस्ट्रक्शन लिखा होगा क्वेश्चन पेपर पे आपके, ठीक है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू बाय। चलो ठीक है बेटा, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम बेटा, बाय बाय।